नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल study@NICTEC में। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के संदर्भ में, और भूगोल के संदर्भ में भी भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा हमारी पॉइंटर होगी, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर बात करते हुए निकल जाया जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे देश का नाम भारत है। इसके अन्य नाम हैं आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जिसको कहते हैं, यह आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो आपका ग्रेट निकोबार में है। इसके अलावा जो भारतीय भूभाग पर स्थित हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी। कहाँ पर है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक। भौगोलिक विस्तार देखते हैं। भौगोलिक विस्तार हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। ठीक है। स्थलीय सीमा हमारा है 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा है 75,016 किलोमीटर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह आपका 200 समुद्री मील तक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार लाइन से याद कर लिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं और ये सीक्वेंस में है। ठीक। भारत में राज्यों की संख्या 29 नहीं 28 है। ठीक है, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 है। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से स्टार्ट किया गया है। जलवायु हमारी मानसूनी है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ। भारत के पड़ोसी देशों के बीच की सीमा, उनकी क्या नाम है? आइए देखते हैं। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में, और डूरंड जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, कहीं कहीं भारत और अफ़गानिस्तान के भी बीच में दे दिया रहता है। ठीक। इसके बाद आइए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो 7वां है। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे रसिया है। तो 7वें नंबर तक आइए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपका रसिया है, दूसरे नंबर पे आपका कनाडा है, तीसरे नंबर पे आपका यूएसए है, चौथे नंबर पे चाइना है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, 6वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे आपका इंडिया है। ठीक। इसके बाद भी 8वें नंबर पे आपका अर्जेंटीना है, 9वें नंबर पे आपका कजाकिस्तान है, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया है। ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। लिंगानुपात देश का है 943। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो कितना हो जाएगा? 9 से 12 हो जाएगा। ठीक है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है। कुल साक्षरता दर भारत की कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04 है। और उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देखते हैं तो कितना हो जाता है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो जाता है 67%। और अगर पुरुष साक्षरता इंडिया की कितनी है? 82.14। और उत्तर प्रदेश की कितनी है? 77%। महिला साक्षरता दर इंडिया का कितना है? 65.46। ठीक, 65.46। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये हो जाएगा 57%। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो आपका इंडिया का है 382, और उत्तर प्रदेश का है आपको 829। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है आपका? तो गंगा है।
ठीक है। यूनेस्को की सूची में भारत के जो शामिल है वो 18 स्थल शामिल है। इसमें से नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन इत्यादि महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। मिट्टी हमारी जलोढ़ भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है? तो मुख्यतः जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय। जलोढ़ मिट्टी आपकी जहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी आपके पर्वतीय क्षेत्र, ये जिधर आपका उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी भी कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी आपका रेगिस्तान जिधर राजस्थान है उधर पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। भारत की वनस्पतियाँ, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदारहित, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कटाल झाड़ियाँ, पर्वतीय ज्वारीय वन पाई जाती हैं। भारत के परमाणु विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? तो तारापुर जो है मुंबई में है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में है, नरौरा बुलंदशहर में है, कैगा कर्नाटक में है, कुड़नकुलम तमिलनाडु में है, कलपक्कम चेन्नई में है और जैतापुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद आइए भारत की झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की झील में बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के तट पे है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, ताजे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है। और ये खारे पानी की झील है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें को ही ध्यान रखिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। विश्व की तैरती हुई एकमात्र झील है। ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और ये झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और ये खारे पानी का है। ठीक है। लैगून झील है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लैगून झील कौन है? तो पुल्लिकट झील लैगून झील है। इसके बाद लोनार झील है। एक लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अन्य कोई झील जो महत्वपूर्ण हो, एक नाको झील, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। पुष्कर झील राजस्थान अजमेर ज़िले में है। नक्की झील माउंट आबू में है। ठीक है। आइए भारत के जलप्रपात देखते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में स्थित है और वराही नदी पर है। ठीक है। बारेही पानी 399 मीटर है, ये मयूरभंज उड़ीसा में है और ये बुधवलांग नदी पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद आता है दूध सागर आपका ये कर्नाटक में है। ठीक है। कर्नाटक और गोवा के बीच में है ये और ये मांडवी नदी पर स्थित है। इसके बाद महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक, ये भी कर्नाटक में है, ये शरावती नदी पर है। इसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये कावेरी नदी पर है। और ये चुलिया, एक चुलिया है और एक चचिया है। चचिया और चुलिया दोनों राजस्थान में है। नहीं, चचिया ये मध्य प्रदेश में है और ये चुलिया राजस्थान में है, कोटा चंबल नदी के किनारे। ठीक है। आइए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। भारत में तीन तरह के नदी तंत्र पाए जाते हैं, एक सिंधु घाटी नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो सबसे पहले आइए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का एक ये डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर माही नदी है, ये नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है, गोदावरी नदी है, तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं।
आइए तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को देखते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अजमेर से स्टार्ट होती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। दूसरी नदी है बनास नदी, ये माउंट आबू से निकलती है, माउंट आबू से निकलती है। ठीक है, तथा कच्छ के दलदल में जाके ये भी समाप्त हो जाती है। साबरमती नदी है, माही नदी है। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों से निकलती है और खंबात के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। शरावती नदी गिरसोपा प्रपात से निकलती है। गिरसोपा प्रपात कहाँ पर है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। ठीक, उसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मैकाल पहाड़ियों में से अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। और ये कहाँ पर जाके गिर जाती है? तो ये सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी, जैसे ऐसे ऐसे घाटियाँ होती है, तो ये नदी घाटियों के बीच से जाती है। ठीक, इसके बाद आता है तापी नदी। तापी नदी, तापी नदी भी सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है, इसके बाद कनौली नदी। कनौली नदी नेपाल के क्षेत्र से निकलती है तथा ये मैदानों में आकर घाघरा बन जाती है। गंडक नदी, इसका भी उद्गम नेपाल से होता है। ठीक है, तथा सोनपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, बस एक बार इन पर नज़र मार लीजिए। केन नदी, केन और बेतवा उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस पर परियोजना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो केन नदी बांदा ज़िले में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? तो ये हुगली में जाके मिल जाती है। हुगली कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ठीक, इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी आ जाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम अर्थात कहाँ से वो निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और जाके हमारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद तीस्ता नदी, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और यह भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं। ठीक है, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। ये सारी गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी उत्तराखंड के माना दर्रे के गोमुख से निकलती है। ठीक है, और हरिद्वार में आकर ये मैदान में मिलती है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कहाँ से ये स्टार्ट होती है? तो ये बिजनौर से स्टार्ट होती है। ठीक, दूसरी है यमुना नदी, इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर और गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखे रहेंगे। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, जो कि बंदरपूछ में है। इसके बाद अगली गंगा नदी तंत्र की इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है चंबल नदी। चंबल नदी जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है और ये विंध्य श्रेणियों से निकलती है। ठीक है, रामगंगा नदी, शारदा नदी ये नेपाल से निकलती है, जिसे गौरी गंगा भी कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश गंगा का विभिन्न जो लंबाई क्रम है वो देख लीजिए, कहाँ कहाँ कितना कितना है वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 450 किलोमीटर है
बिहार में 405 किलोमीटर है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 110 किलोमीटर में है, और झारखंड में 40 किलोमीटर है। और वही जो बताया 2525 किलोमीटर की गंगा नदी तंत्र है हमारा। तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र है। देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलती है और होते हुए ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और गंगा की ये देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कुछ अंदाज़ा है कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ है? भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, गोमती, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा, ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आइए सिंधु नदी तंत्र के बारे में इसके बाद पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसमें कौन कौन सी हैं? ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पंजाब वाले क्षेत्र से होके जाता है, ये वाला है। तो ये है हमारा झेलम। सबसे पहले आते हैं झेलम पे बात करते हैं। तो झेलम का जो हमारा उद्गम होता है, झेलम कहाँ से निकलता है? कश्मीर घाटी के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि बारामूला के आगे परवा से है, पाकिस्तान से। देख रहे कहाँ से निकल रहा है, कहीं मिल रहा है? झेलम, झेलम कहाँ से निकल रहा है? चलिए इसका लग रहा है उद्गम नहीं दिया हुआ है इसमें। चेनाब नदी, चेनाब नदी भारत में 1180 किलोमीटर लंबी है, और यह हिमाचल प्रदेश के चंद्रप्रभा भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब कहाँ की नदी है? हिमाचल प्रदेश। क्या कहा जाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ की नदी है ये इम्पोर्टेंट है। रावी नदी 725 किलोमीटर, ठीक है। रोहतांग, ये भी हिमाचल प्रदेश की नदी है, ठीक। व्यास नदी, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक। व्यास नदी जिसको विपाशा, विपाशा कहाँ कहा जाता है व्यास नदी को? याद है? अस्कनी, चेनाब, रावी। प्राचीन काल में जो ये नदियाँ थी इनके यही नाम थे, ठीक। सतलज नदी, जिसको प्राचीन काल में सतुद्री, वही आपको जो प्राचीन नाम बताएं वही लिखा हुआ है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो राकास्ताल से होता है। कहाँ से होता है? राकास्ताल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकास्ताल से होता है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना है? 1050 किलोमीटर। लंबाई उतनी तब भी इम्पोर्टेंट नहीं है, गंगा की याद कर सकते हैं, 2525 किलोमीटर बस। और कहाँ से निकली, कहाँ पर गिर गई नदियाँ, बस इसका आइडिया हो तो बस मोर देन इनफ है। घाघरा नदी, घाघरा नदी आपका अम्बाला हरियाणा से निकलती है, ठीक है। और हनुमानगढ़ राजस्थान में जाके मिल जाती है, राजस्थान। ये एक बार आप भारत के नदी तंत्र को देख लीजिए। ये देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। भागीरथी, गंगा, गंगा नदी, यमुना नदी, ये राप्ती नदी, गंडक नदी, इधर आ जाइए सतलज नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ठीक है। इधर कोसी पे भी बात की है हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी, नीचे के साइड में यहाँ पर माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो एक बार इनकी स्थिति भी देख लीजिए। चंबल नदी यहाँ से है, बेतवा नदी, केन। तो ये सब एक बार नदियों का आइडिया देख लीजिएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे, कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं? तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं?
तो हमारे लद्दाख में आपके जोजिला दल रहा है, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला, 4 दल रहे हैं लद्दाख में, जोजिला, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल और बनिहार। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग, शिपकिला, बाड़ालाचा और यांगजी। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपू लेक, माना दर्रा, मणिरंग, पारलंगा और थांगला दर्रा। इसके बाद है सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है, जेपला दर्रा है और डोकिया। अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला दर्रा है, यांगदाब, दीफू, ये पांगसाऊ और सेला दर्रा है। ठीक है। मणिपुर में आपका तुजू दर्रा है। महाराष्ट्र में आपका थालघाट, भोरघाट और अम्बा घाट है। केरल में आपका पाल घाट, सिर्फ इसी को याद करिए, ये इम्पोर्टेंट है। केरल में क्या है? पाल घाट। और राजस्थान में गोरान घाट। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिसमें से आप लद्दाख का जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, नीति, लिपू लेक, रोहतांग, शिपकिला, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें, नाथुला, थालघाट, पालघाट, बोरघाट, तो इनकी लोकेशन बस ध्यान रखे रहिएगा। अब आइए नागरिक देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 121 करोड़, अभी वर्तमान में लगभग 140 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। 2021 की सेंसस होती है तो लगभग 140 करोड़ हम लोग की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है। जिसमें से 37 करोड़ 71 लाख 6,125 लोग शहरों में रहते हैं, जो कि 71.31% है। तो शहर में हमारे कितने लोग निवास करते हैं? 31%। ठीक। तो गांव में कितने होंगे? 69.9%, बस माइनस कर देना है। ठीक। ग्रामीण जनसंख्या आपकी इतनी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? वो महाराष्ट्र में। कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1873। ठीक। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल का स्थान। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और ये सब कुछ नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आइए देख लेते हैं राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर बात हो रहा है, और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रहा है। ठीक। सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ये यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भी है, और यहाँ पर लोकसभा के अगर प्रतिनिधि के हिसाब से भी देखें तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या का ना तो लगभग 12,000 है। ठीक। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? 19 करोड़। प्रतिशत में बात करें तो 16.51%। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कुछ नहीं। ठीक। बहुत आ गया तो 19 करोड़ जनसंख्या और 16.51%। ठीक है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है। तो कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, फिर पुडुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर अंडमान निकोबार में है, फिर दादर और नगर हवेली में है। सर्वाधिक जिलों वाला प्रदेश कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 75 जिले हैं। ठीक है। बस आइए लिंगानुपात देख लेते हैं 2011 के सेंसस से। देखिए जब तक मिल रहा है 2011 का सेंसस तब तक थोड़ा सा मौज है। 2021 के जब सेंसस आएंगे तो चीज़ें पूरा बदल जाएगी, तो ध्यान रखिए। अभी के लिए तो यही बढ़िया है।
सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ पर है, या सर्वाधिक लिंगानुपात जिसे कह सकते हैं, केरल में है 1084। सबसे कम हरियाणा, और हरियाणा से ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सर्वाधिक केंद्र शासित जो प्रदेश का लिंगानुपात है वो कहाँ पर है, तो पुडुचेरी का है। और सबसे कम अगर बात करें तो दमन और द्वीप का है। कितना है, 618, बहुत ही कम। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के लिए होता है, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य में हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अगर इसी में न्यूनतम बात करेंगे तो हरियाणा जैसे राज्य में है उसी तरह ओवरऑल में भी है, और इसमें दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जनसंख्या घनत्व देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो बिहार की है। उसके बाद किसका है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का है 17। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली। देखिए 11,320 दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे कम है अंडमान और निकोबार जहाँ पर 46 है। ठीक है, आइए साक्षरता देख लेते हैं 2011 के सेंसस से। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो केरल में है, 94% लोग साक्षर हैं। सबसे कम साक्षरता है बिहार की। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप की। न्यूनतम है दादर और नगर हवेली की। ठीक है, इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। देश में जिलों की कुल संख्या कितना है, भारत देश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, 640। ठीक, गांव कितने हैं, 6.41 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, मरकत द्वीप जिसका संज्ञा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर जिसको सिकंदराबाद है। ठीक है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है, इनाकुलम। ठीक है, सर्वाधिक जिले कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला मतलब कहाँ पर निवास करती है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता कहाँ का है, तो अगर संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र, और प्रतिशतता की बात करें तो गोवा। 62.17% लोग यहाँ पर शहर में निवास करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ सीमा साझा करते हैं, किन किन देशों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य हमारे साझा करते हैं, तो लद्दाख हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। मिजोरम हमारा बांग्लादेश और म्यांमार से करता है। असम हमारा बांग्लादेश और भूटान से करता है। अरुणाचल प्रदेश हमारा चीन म्यांमार से करता है। उत्तराखंड हमारा चीन नेपाल से करता है। पश्चिम बंगाल हमारा बांग्लादेश नेपाल और भूटान से करता है। सिक्किम हमारा नेपाल चीन और भूटान से करता है। तो कितने राज्य हो गए ऐसे कि जिनमें 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो 1, 2 और 3। तो 3 राज्य हमारे ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ हमारा सीमा साझा कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अक्षांशीय विस्तार अभी बता ही दिया है, समय रेखा आपको बता ही दिया है। ठीक है, मानक सीमा रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ये 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीसरा, उड़ीसा चौथा, आंध्र प्रदेश 5वां। ठीक, इसके बाद तट रेखा का क्रम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तट रेखा किसके पास है, तो गुजरात के पास सर्वाधिक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ठीक है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है, पहले ही बताया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत का कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। तो रांची जो शहर है वो कर्क रेखा पर स्थित है, और रांची से हमारे महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं, एमएसटी। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा की कौन सी उपमा दी जाती है, तो शून्य रेखा, जिसको जीरो लाइन बोला जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, कर्क रेखा के निकटतम जो शहर है वो भी देख लिया जाए, तो भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है, रांची है। एक मैप ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। तो कौन कौन है, भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है, रांची है, गांधीनगर है, आइजोल है, अगरतला है, कोलकाता है, रायपुर है और जोधपुर है। ठीक है,
वही। अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा कर्क रेखा है, देखिए डायग्राम कर्क रेखा। ठीक, आगे चलते हैं। मानक समय रेखा भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हमारा मानक समय 5.5 घंटा आगे है GMT से। ठीक है, ये बता ही दिए हैं, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और यहाँ के भी जो शहर हैं वो भी दिया गया, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किससे कितनी लगती है, तो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, बताया गया है, चीन के साथ उसके बाद है, और सबसे कम सीमा लगती है वो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, म्यांमार के साथ है, भूटान के साथ है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, जिसमें सिर्फ लद्दाख संलग्नित है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।